स्टूडेंट, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। बट क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं उसके बेसिक्स के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो उसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें देखे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, ये अगर नहीं आता है तो आना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर क्या होता है, एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि आप माने एग्जांपल लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलेगी जिसमें जो है H2 का जो अणु है या O2 में परिवर्तित हो गई, या आप कोई सा भी तत्व ले लो वह दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है सब। और फिर बात करते हैं दूसरी बात यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो मिश्रण होता है, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया CaO और H2O। ठीक है, तो इसका ये मिश्रण हो गया क्योंकि इसमें क्या है, 2 से अधिक यौगिक है तो मिश्रण है। तो क्या है, इस मिश्रण में जो है बाहर से कोई भी तत्व नहीं आ सकता है। ठीक है, और इससे जो उत्पाद बनेगा उससे भी मिश्रण जो होगा उससे भी कोई उत्पाद बाहर नहीं जा सकता। अब क्या क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर गैस का निर्माण होता है, तो गैस को हम क्या करते हैं, इस एरो के द्वारा दर्शाते हैं। इस एरो का साइन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये बाहर जाएगी। बट क्या होता है, जब तक हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे मिश्रण से तब तक ये बाहर नहीं जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो मिश्रण है उसमें बाहर का कोई भी तत्व एंटर नहीं कर सकता है, और इस अभिक्रिया से जो उत्पाद बनेगा उससे भी क्या है, उसका जो मिश्रण होगा उससे भी कोई जो उत्पाद है ये गैस ही होगी, वो मिश्रण के बाहर नहीं जाएगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस के हमने आंसर पता किए कि भाई ये मिथ होता है एक तरीके से कि सर तत्व भी क्या चेंज होते हैं, क्या H2 भी चेंज होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब, या मिश्रण का कोई बाहर का तत्व आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है लैब में बिल्कुल सेपरेट चीजें होती है जहां पर एंटर ही नहीं होता, बिल्कुल कोई भी तत्व आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, जो हमने लिया वही होगा एक्चुअली में। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। भाई देखिए, सबसे मेन ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर पदार्थ का निर्माण कैसे बन रहा है। हम ये तो समझ गए कि आप आगे जो पढ़ाओगे संयोजन अभिक्रिया, हाँ भाई ठीक है, 1 से 2 बन रहा है, एक ही टूट रहा है, चेंज हो रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं। बट क्या होता है, ये बन कैसे रहा है, ये पदार्थ बना कैसे, इससे ये चीज कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, अब तो हमें ये बताओ। तो देखिए, उसका अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भी हम उत्पाद बनाएंगे या फिर जिन भी उत्पादों को हम तोड़ेंगे या फिर जिन भी उत्पादों की जगह हम परिवर्तित करेंगे, ये सभी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो किस प्रकार से होती है। देखिए क्या होता है, कोई भी तत्व, उस तत्व में क्या होता है, 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इन बंधों की डिटेल हमारे तीसरे और चौथे चैप्टर के अंदर है, वहां पर हम इन्हें फुल डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इन्हें सिर्फ समझने के लिए लेते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ यौगिक आपको कंपाउंड कुछ मिलेंगे जिनके अंदर क्या होगा, सहसंयोजक बंध होगा, कुछ के अंदर उप सहसंयोजक होगा, कुछ यौगिक आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर हमें आयनिक बॉन्ड्स मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 बंध मिलेंगे। अब क्या होता है, किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनके मध्य में ये बंध उपस्थित होते हैं। जैसे कि बात करें तो ये इसके मध्य में कौन सा बंध है, इसके मध्य में होता है आयनिक बंध। अब क्या कैसे परिवर्तित होगा, जब ये आयनिक बंध टूटेगा तभी उत्पाद बनेगा, या फिर इसके मध्य भी क्या है, इनके मध्य होता है सहसंयोजक बंध। जब ये बंध टूटेंगे या फिर ये बंध जुड़ेंगे तो ही नया उत्पाद बनेगा या नया प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि इन बंधों के या इन आबंधों के टूटने से या इन आबंधों के जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये बेसिक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, यानी कितने प्रकार के वो सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम एक उत्पाद बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे, ये बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन एंड एडिशन।
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो प्रकार आएगा हमारा ये आएगा वियोजन या अपघटन, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। थर्ड जो टाइप है हमारा ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। फोर्थ जो टाइप है हमारा, फोर्थ टाइप है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। पांचवा जो प्रकार होगा हमारा ये होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि फोटो केमिकल रिएक्शन। छठा जो प्रकार होगा हमारा, छठा प्रकार होगा हमारा डिप्लेसमेंट रिएक्शन। सातों जो प्रकार होगा हमारा ये होगा डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। आठवां क्या है अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन। नवा प्रकार होगा उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। दसवां जो प्रकार होगा ये होगा रेडॉक्स, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों मिलकर जिस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या होगा कि ये जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो रहे होंगे वो रेडॉक्स है। ये हम पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इन सब के बारे में। लास्ट अभिक्रिया होती है हमारी अवक्षेपण, इसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि ये वो सारे तरीके हैं जिनके अंदर हम उत्पाद का निर्माण करना सीखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किन किन अभिक्रिया में बंधों का टूटना हो रहा है, किन किन में निर्माण हो रहा है, किन किन में जो यौगिक के जो अणु होते हैं ये अपनी जगह परिवर्तित कर रहे हैं, किन अभिक्रियाओं में ऊष्मा चाहिए होती है, कौन सी अभिक्रियाएं प्रकाश के लिए बहुत उपस्थिति में होती है, कौन सी अभिक्रियाओं में जो है ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, इस और किन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ का या किसी अभिकारक जो होता है, किसी तत्व का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। तो इन सभी अभिक्रियाओं के जो डिटेल है ये हम पढ़ेंगे। ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 10 का, इसका लगभग आधा पोर्शन ये है। और इसमें से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या होता है आपसे अंतर पूछ लेता है, कभी कभी आपसे इन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल ही पूछ लेता है। और कुछ अभिक्रियाओं में जैसे कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इनमें क्या होता है लॉजिकली क्वेश्चन बनते हैं और जो कि एग्जाम में आते हैं आपके एक एक नंबर में, दो दो नंबर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आप आसानी से आपके नंबर ला सकते हो एग्जाम में इन्हें पढ़कर, इन्हें समझकर। तो ये थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अब स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। तो अब बात करेंगे हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात की गौर कीजिए इसके नाम पर, क्या आपको कुछ हिंट मिल रही है इससे? देखिए, संयोजन जो अभिक्रिया है और योगात्मक अभिक्रिया, ये दो ऐसे शब्द है जिन्हें आप देख कर समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। देखिए, संयोजन, योजन, सह का मतलब कहता है साथ, योजन का मतलब कहता है जुड़ना, यानी कि यानी, और योगात्मक मतलब क्या होता है, योग होना। यानी कि इस चीज से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि यार इस अभिक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साथ जुड़ेगा या कुछ ना कुछ तो योग होगा। तो देखते हैं, चलिए इसी को एक्सप्लेन करते हैं अपन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक अभिकारक। अब देखो, अभिकारक क्या होंगे, मिनिमम तो कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जिनके द्वारा सिर्फ क्या बने, एकल प्रोडक्ट बने। यानी कि तीर के उस तरफ, यानी उत्पाद की तरफ सिर्फ हमें एक ही कंपाउंड मिलना चाहिए, दो कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो हमारी अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। देखो किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्या है, भुजे चूने का निर्माण। तो भुजे हुए चूने का निर्माण देखते हैं। एक तो भुजे हुए चूने का निर्माण किससे होता है, भुजे हुए चूने का निर्माण होता है बिना भुजे चूने को जल में मिलाने पर। ठीक है, इससे क्या होता है, भुजा हुआ चूना होता है। ये रिएक्शन आपके नॉर्मली
आपको देखने को मिल जाएगी आपके घर वगैरह में क्या होता है, आपने पुट्टी वगैरह कराते हैं, जब दीवारों पे पेंट कराते हैं पुट्टी का, तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वही यही रिएक्शन होती है। क्या होता है, आप बाजार से लाते हो तो ये हो, उसमें जल मिलाते हो तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, फिर ये आगे वातावरण में उपस्थित CO2 से क्रिया करेगा, फिर आपकी जो पुट्टी होती है वो होती है। इसके बारे में हम अलग से क्वेश्चन है वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या होता है कि भाई देखो, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, इसको जल में मिलाया, यानी कि देखो इधर कितना उत्पादक अभिकारक है अपना, एक अभिकारक दो अभिकारक, यानी कि क्या कह रही थी अपने रिएक्शन की मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होने चाहिए भैया 2 होने चाहिए। तो क्या है, 2 है, बिल्कुल है। और देखो इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है बुझा हुआ चूना, ठीक है। और उत्पाद की तरफ कितना है, यौगिक बुझा हुआ चूना, यानी कि एक ही कंपाउंड, यानी कि शर्त अपनी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। हमने क्या बनाता है कि उत्पाद में सिर्फ एक ही उत्पाद बनना चाहिए, उस तरफ तीर के उस तरफ सिर्फ एक ही यौगिक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया होगी। अब बात करते हैं कोयले का दिन, ये भी आपने आपके नॉर्मल जो दैनिक दिनचर्या होती है वहां देखने को मिल जाती है। भाई आप जब भी सर्दी का मौसम जब आता है हम कोयले वगैरह का तो यूज करते ही हैं। तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कुछ समथिंग ऐसा ही होता है, यानी कि जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्या बनकर बनाता है, CO2। तो देखो इसमें भी क्या है, 2 अभिकारक है, क्या मिलकर बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या है, जल का निर्माण है, जल का निर्माण किससे होता है, H2 से प्लस O2 से, ये H2 मिलकर बना रहे हैं। तो देखो अभिकारक में कितना है, मिनिमम 2 है, और उत्पाद की तरफ कितना है, 1 है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक का मिनिमम चाहिए चाहिए और उत्पाद सिर्फ एक ही बनना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप उत्पाद बना रहे हो तो वह संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, वह कोई और अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया होती है। उसकी कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल बताओ। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया के बारे में जाना, ठीक है। अब बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बाद वियोजन अभिक्रिया की। तो देखिए सेम इसमें भी वही चलेगा अपना कि सबसे पहले नाम के एंड पर जाओ। देखो आपको नाम सबसे पहले तो क्या होता है, किससे भी चीज होगी उसका अपने पास नाम ही सामने आता है, तो अपन को ढूंढना होगा, अपन को क्वेश्चन करना होगा नाम से, अपन को क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए वियोजन, तो वियोजन में जो वी होता है इसका मतलब क्या होता है, अलग होना। ऐसे देखते हैं इसका दूसरा नाम जो है अपघटन। अपघटन में क्या होता है, टूटना, इसका मतलब होता है टूटना। तो देखिए मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर कुछ ना कुछ टूटेगा क्या। अपन ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, अपने बेसिक के अंदर पढ़ा था कि भाई कोई भी पदार्थ उसके मध्य क्या होता है, बंध उपस्थित होते हैं, यानी कि संयोजन में क्या था, बंध जुड़ रहे थे तब जाके एक बन रहा था। इसमें क्या होगा, जो भी अभिकर्मक होगा या जो भी जो पदार्थ होगा उसमें क्या होगा, बंध टूटेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशंस क्या होंगे। देखो डेफिनेशंस का मतलब यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर एकल अभिकर्मक क्या करता है, 2 या 2 से अधिक, यानी मिनिमम तो कितने होने चाहिए, मिनिमम तो अपने होने चाहिए 2, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, जितने बनना चाहे उतने हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 2। या कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया की अपनी एक शर्त होगी कि भाई जो वियोजन अभिक्रिया होगी उस वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि एकल अभिकर्मक होना चाहिए और उत्पाद अलग अलग होना चाहिए। अब एकल अभिकर्मक का मतलब समझ लेते हैं। एकल अभिकर्मक का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार का परमाणु होना चाहिए, जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो CH3 ही होना चाहिए। हाँ, ये कितना भी हो सकता है, ये 5 मोल हो सकता है, ये 4 मोल हो सकता है, 10 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए। ये क्या होता है, एकल अभिकर्मक होता है, ठीक है। ऐसे वियोजन, उसमें संयोजन में क्या था, जो उत्पाद बन रहा था अपना वो भी एकल अभिकर्मक के रूप में, उत्पाद के रूप में होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा भी रख रहे हो, ठीक है। जैसे कि अपन देखते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है ये हो गया सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इधर देखो तीर के इधर क्या आ रहा है अपने पास, अभिकर्मक में क्या है, एकल ही है।
इधर क्या है, यानी एक ही प्रकार का है अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऐसा तो नहीं है कि दूसरा भी दिख रहा हो आपको, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, और उधर क्या बन रहा है अपना, एक तो बन रहा है बिना भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन रहा है CO2, यानी कि शर्त पूरी हो रही है वियोजन के अनुसार कि उत्पाद कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम क्या है अपने पास, 2 है। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गई। इसे क्या कह देंगे अपन, वियोजन अभिक्रिया कह देंगे, ये इसे ही अपघटन अभिक्रिया कह देंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ये आया, अब क्या है, कुछ स्टूडेंट के माइंड में अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आना चाहिए कि सर आपने तो कहा था एकल अभिकर्मक, बट आपने 2 ले लिए यहां पर। तो एकल अभिकर्मक का जो मतलब था मैंने अभी बताया आपको कि दूसरा कोई और परमाणु या जो है यौगिक नहीं होना चाहिए। एक ही यौगिक तो हो सकता है, उसके कितने भी मोल हो सकते हैं, उसकी सांद्रता कितनी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 10, जितनी चाहे उतनी हो सकती है, लेकिन ये जो यौगिक है एक ही होना चाहिए। ठीक है, इधर देखो, इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3, यानी कि कितने उत्पाद बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। मिनिमम कितने चाहिए थे, 2। अच्छी बात है, 3 बन रहे हैं, तो यानी कि क्या है, ये एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये होता है लेड नाइट्रेट। क्या होता है, ये होता है लेड नाइट्रेट। पीबी को क्या कहते हैं, लेड कहते हैं, और इसको कहते हैं नाइट्रेट। ठीक है, इससे मिलकर क्या बना होता है, लेड ऑक्साइड और NO2 और O2, यानी इधर भी क्या हो रहा है, उत्पाद के रूप में क्या हो रहा है, 3 है अपने पास, 3 पदार्थ बन रहे हैं। तो यानी कि ये जो टूटेगा, इसके मध्य से जो बंध टूट रहे हैं, ये बंध टूट कर क्या कर रहे हैं, 3 उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यही जो अभिक्रिया होगी, यही क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। कभी कभी जो एग्जाम्स के अंदर ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ, या फिर आपको कुछ रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, पूछ लेगा ये किसका एग्जाम्पल है, या वियोजन अभिक्रिया की समीकरण दो, इसका एग्जाम्पल लो, कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। या फिर क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया और जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसके अंदर आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो ये बोर्ड के अंदर, आपके 10th बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलता है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें समझ में आना चाहिए चीजें कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि सर ने 2 ले लिया। तो क्या होता है, एकल अभिकर्मक का जो मतलब था अपने पास क्या था, एक ही प्रकार का यौगिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना वियोजन अभिक्रिया हो चुकी है कंप्लीट। अब आगे पढ़ेंगे हम और भी अभिक्रियाओं के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ हमने संयोजन और वियोजन और अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगली जो अभिक्रियाओं के प्रकार है हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको मेरे द्वारा जो भी जो टॉपिक समझाए जा रहे हैं उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं कि सर क्या है उसका मतलब, या आप मेरे द्वारा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर देता हूं, हर वीडियो के अंदर आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी आपका पढ़ाई से संबंधित इश्यू हो। और आपको यदि अच्छा लग रहा हो पढ़ के मुझसे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस प्रकार का लग रहा है मुझसे पढ़कर। ठीक है, और शेयर जरूर करना, क्योंकि क्या है, आपके कांटेक्ट में 10th के बच्चे हों या 11th 12th के, उनको भी शेयर करना, क्योंकि क्या है, मैं जल्द ही 11th और 12th भी स्टार्ट करने वाले हैं, 8th भी स्टार्ट करेंगे। तो कमिंग सून है, थोड़े दिन लगेंगे उसके अंदर। तब तक मेरे पास सारे इक्विपमेंट नहीं आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।